जब तक आप ये वीडियो देखेंगे कौन जाने क्या हुआ होगा ईरान और इजराइल के युद्ध में। लेकिन एक बात जरूर है, इस युद्ध की या इस लड़ाई की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से इजराइल और ईरान ये दोनों देश काफी समय तक दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, और कैसी घटनाएं हुई, कैसे परिस्थिति हुई, कैसे सर्कमस्टांसेस आए कि आज ये एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों, ड्रोन्स, इन सब चीजों की बारिश कर रहे हैं। तो टुडेज टॉपिक इज हाउ ईरान एंड इजराइल टर्न फ्रॉम फ्रेंड्स टू फोज। एंड हम ये भी देखेंगे कि इसके कंटेक्स्ट में हमें इतिहास में जब पन्ने पलट रहे हैं तो आगे के लिए क्या सीखने को मिलता है। इसके लिए, इस कहानी की शुरुआत के लिए मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो जाना पड़ेगा। ऑल्दो आई प्रॉमिस यू कि ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा और बहुत ही संक्षेप में मैं आपको डिस्कस करके सारी चीज समझा दूंगा। देखिए, प्रेजेंट डे इजराइल का जो ये मैप है, आप देख सकते हो, टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री यू नीड टू नो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफिकली आप देखो कि मेडिटेरेनियन सी के बगल में ये इजराइल नाम का देश है, जहां पे दो एनक्लेव्स की तरह बने हुए हैं, जिसको एक को वेस्ट बैंक और दूसरे को गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब इसके ऊपर यानी नॉर्थ साइड में लेबनान है, इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में सीरिया है, ईस्टर्न साइड में जॉर्डन है, और नीचे साउथ की तरफ इजिप्ट आता है। ओके, वही अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, जहां ऊपर कैस्पियन सी लग रहा है, नीचे रेड सी आ रहा है, ठीक है। और इजराइल से आप कहो तो इजराइल से कुछ हद तक दूर है, बाउंड्री नहीं शेयर करता है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि इजराइल और ईरान पहले दोस्त बाद में दुश्मन बने? तो आप ये देख सकते हो, एज फार एज ईरान इज कंसर्न एंड एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, द लोकेशन इज फार अवे, बट देयर रिलेशनशिप and their love turned into hatred relationship has transformed world history and present day relations। आपको पता होगा कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि 13 जून को जो ऑपरेशंस राइजिंग लॉयन और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वापसी कार्रवाई लॉन्च की गई, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर वन के समय की, और वर्ल्ड वॉर वन से भी कुछ साल पहले अगर हम जाएंगे, द 19th सेंचुरी जब खत्म हो रही थी, तो एक जियोनिज्म नाम की आइडियोलॉजी डेवलप होती है। आप बार बार खमेनी साहब या ईरान के लोगों के ट्वीट्स में देखते होंगे जियोनिस्ट रिजीम, जियोनिस्ट रिजीम। तो जियोनिज्म एज अ थॉट, एज एन आइडिया वाज डेवलप्ड बाय थियोडर हर्जल, और इस थॉट का बेसिक प्रीमाइस समझना है, सिंपल है कि जो ज्यूज हैं, है ना, जो भी यहूदी समाज समुदाय के लोग हैं, उनको बहुत जगहों पे प्रताड़ना, परसिक्यूशन फेस करनी पड़ी, इसलिए अल्टीमेटली उनको अपने होमलैंड वापस जाना चाहिए और वहां पे सेटल होना चाहिए। और वो होमलैंड था प्रेजेंट डे, जिसको आप इजराइल कहते हैं। ईरान जैसे देश इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये आइडिया डेवलप होता है 19th सेंचुरी में। अब वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट होता है, जिस एरिया को आज के टाइम पे आप इजराइल कहते हो, उस एरिया में प्राइमरली पैलेस्टीन नाम से जाना जाता था, एंड दैट यूज्ड टू कम अंडर द ऑटोमन एम्पायर। टर्की का ऑटोमन एम्पायर के अंडर वो आता था। अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दो साइड्स थी, दो पार्टीज थी। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख देश थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर थे। तो जब ब्रिटेन और फ्रांस इनसे लड़ाई कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज जब कब्जे में आ जाएं, उनके साथ क्या होगा, ये एग्रीमेंट उन्होंने सीक्रेटली आपस में पहले ही कर लिया। इस एग्रीमेंट का नाम था साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट। साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट 1916 में ही कर लिया। वॉर 1918 में खत्म होगी, एग्रीमेंट 16 में ही कर दिया। और उस एग्रीमेंट के अंदर ये जो टेरिटरी, ये पूरी टेरिटरी जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती थी, उसको आपस में बांट दिया। कुछ हिस्सा ब्रिटेन ने ले लिया, कुछ हिस्सा फ्रांस ने ले लिया, और कुछ हिस्से को प्रोटेक्टोरेट की तरह दोनों जॉइंटली चलाने लगे। और ये जो पैलेस्टीन का हिस्सा था वो ऐसा ही था कि आप जॉइंटली इसको ऑपरेट करोगे। इसको मैंडेट सिस्टम बोला जाता था। अब जब युद्ध खत्म हुआ, ऑटोमन टर्की सच में हार गया, है ना। लेकिन बिफोर दैट युद्ध खत्म होने के पहले दो चीजें हुई। एक,
पैलेस्तीन और उस आसपास के इलाकों में रहने वाली अरब मिलिट्रीज को इन ब्रिटिश और फ्रेंच देशों ने बोला कि आप हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे ऑटोमन एम्पायर से लड़ाई करो और आपको हम फिर बाद में टेरिटरीज वगैरह दे देंगे, यहां पे रहने देंगे सुकून से। ऑन द अदर हैंड 1917 में इसी ब्रिटिश देश ने, साम्राज्य ने, जूस को यह बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, वॉर के बाद हम आपको यहीं सेटल कर देंगे इसी इलाके में। तो अब दोनों को वादे किए हैं, दोनों के वादे आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो जब वॉर खत्म होगा तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। इसीलिए जब 1919 में वॉर खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द वॉर इट इज डिसाइडेड कि हम पैलेस्तीन को जॉइंटली गवर्न करेंगे, मैंडेट सिस्टम के अंदर गवर्न करेंगे। तो बहुत सारे ज्यूज माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ये कहते हुए कि आपने हमें वादा किया था, वादा था अंडर बेल्फोर डिक्लेरेशन, दैट प्रॉमिस वाज बेल्फोर डिक्लेरेशन। उसके बाद 1920 से लेकर 48 तक, 20 से लेकर 48 तक ज्यूज माइग्रेट होते गए और ब्रिटिश और फ्रेंच इसको गवर्न करते गए। बट ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको लगेगा ये इतना जूइश इमिग्रेशन क्यों हो रहा है। अब इसके चलते बहुत टर्बुलेंस देखने को मिली इस इलाके में। ब्रिटिश और फ्रेंच जो भी सेनाएं वहां पे तैनात थी उनके खिलाफ रेजिस्टेंस, रेबेलियन देखे गए दोनों तरफ से, जूस की तरफ से भी और अरब नेशनल्स की तरफ से भी। और अंततः 1947 में डिसाइड किया गया कि अब हम यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था और अब ये चला के रखने का कोई कारण नहीं था। हां, पर्शियन गल्फ में इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए यह इंश्योर करना था कि जहां जहां पर्शिया या आसपास के इलाके हैं वहां पे हमारा एटलीस्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट बनी रहे, हमारे पसंद की सरकारें बनी रहे। तो क्या होता है, यहां से ब्रिटेन और फ्रांस विड्रॉ करते हैं और एक 2 नेशन प्लान ड्रॉ अप किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कमिटी बनाई जाती है और उस कमिटी ने बता दिया कि कुछ एरिया पैलेस्तीन को दे दिया जाए, कुछ एरिया ज्यूज को दे दिया जाए, ताकि वो अपना इजराइल वहां पे बना दे। पर यह बात अरब कंट्रीज को रास नहीं आती। कौन है अरब कंट्रीज? आसपास की जितनी कंट्रीज हैं वो अरब कंट्रीज हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, ऊपर सीरिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ऑफ कोर्स पार करोगे ये गल्फ तो सऊदी अरेबिया आ जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं, 1948 में इजराइल पे हमला कर देते हैं और 1949 में इजराइल से ये वाली टेरिटरी जॉर्डन ले लेता है, ये वाली टेरिटरी इजिप्ट ले लेता है और ऊपर वाली बहुत सारी टेरिटरी जो है वो सीरिया, लेबनान आके कैप्चर कर देते हैं। 1967 में क्या होता है, इजराइल ये सारी टेरिटरीज वापस रिकैप्चर कर देता है, गाजा स्ट्रिप वापस लेता है, वेस्ट बैंक जॉर्डन से वापस लेता है, इनफैक्ट इजिप्ट का जो ये सिनाई पेनिनसुला है ये भी कैप्चर कर देता है। इवेंचुअली इट विल गिव इट बैक टू इजिप्ट, 1982 में जाके इजिप्ट को वापस देगा। लेकिन इजराइल 1967 में अपना मकसद पूरा कर चुका है। सो अल्टीमेटली ये कहानी है इजराइल की। व्हाट अबाउट ईरान? ईरान जो है 1920 से इट वॉज रूल्ड बाय शाह ऑफ पहलावी डायनेस्टी एंड दिस शाह वॉज अ फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश एंड वेस्टर्न पावर्स और ये डेवलप करना चाहता था ईरान को ऑन द सेम लाइंस एज टर्की वाज डेवलपिंग। 1920 में कमाल अतातुर्क के अंदर टर्की मॉडर्नाइज हो रहा था, सेकुलराइज हो रहा था और वैसे ही ईरान को डेवलप करने का यहां पे इंटेंशन था। देखिए, ईरान या पर्शिया जिसको आप कहते हो, उसमें इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर वेस्टर्न पावर्स, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर। इसके 2 कारण थे प्रमुख। एक, पर्शियन गल्फ और वहां का तेल, क्योंकि वहां के अंदर बहुत सारी ब्रिटिश, फ्रेंच कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा था ऑयल की ड्रिलिंग में, एक्सप्लोरेशन में। और दूसरा, रशिया को कंटेन करने के लिए, क्योंकि रशिया के साथ बाउंड्री लगती थी ईरान की और इसीलिए रशिया को कंटेन करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये ईरान बहुत जरूरी था वेस्टर्न पावर्स के लिए। इन दोनों रीजंस की वजह से ये छोड़ने को तैयार नहीं थे ईरान को अपने हाल पे। इनफैक्ट 1953 तक या 1950s में, इनिशियल 1950s में, जब ईरान फाइनली चाहता है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो ज्यादा पावर्स यूज करे और जो शाह है उसको पावर्स ना मिले, ज्यादा एक्चुअल एग्जीक्यूशन पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स ना मिले, तो वहां की CIA और MI6 यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, USA की, UK की, ये एक्टिवेट हो जाती हैं
और ये 1953 में जबरदस्ती वहां के प्राइम मिनिस्टर को डिपोज करवा देती हैं, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक को डिपोज करवा देती हैं, ओवरथ्रो करवा देती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यूएस और यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनकी मदद की थी। इससे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर्स कम रहती हैं, और जो शाह है, जो रूलर है, उसके पास ज्यादा पावर्स आती है। नाउ एज आई टोल्ड यू 1920 से ही जो शाह की डायनेस्टी है इट इज वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स द वेस्टर्न पावर्स। इस वजह से आप ये देखोगे कि चाहे इनिशियली ईरान एज अ नेशन was not very happy with the formation of Israel, क्योंकि कुछ ना कुछ मुस्लिम ब्रदरहुड या भाईचारे का फीलिंग होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ईरान वाज नेवर अ सुन्नी स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो इस्लाम के दो सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। जितने भी अरब नेशंस की मैं बात कर रहा हूं, यानी अरेबियन पेनिनसुला और वहां से स्प्रेड हुए इस्लाम की बात कर रहा हूं, तो every Islam spread over there, every branch of Islam spread from there, but जो अरब मुस्लिम्स की बात है, इजिप्ट की, सऊदी की, these all are सुन्नी majority। इसी वजह से because of being a Shia majority state, because of being a separate sect, ईरान ने अलग अप्रोच अपनाया आफ्टर 1953। इनिशियली ये भी मैं कहूंगा कि ये रिलीजियस जो फर्वर है या रिलीजियोसिटी है ये इतनी ज्यादा नहीं थी, 1979 तक तो नहीं थी। 1979 में क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनिशियली चाहे उन्होंने इजराइल को अपोज किया हो, लेकिन आफ्टर मोहम्मद रजा पहलावी became more powerful and there was a clear cut western tilt in the Iranian regime। 1953 से 1979 तक बहुत अच्छे रिलेशंस रहे इजराइल और ईरान के। तो आपको यहां की जियोपॉलिटिक्स समझ आ रही होगी। इजराइल who is being supported by US and UK and Western powers, Iran who was from 53 to 79 because of the Shah, because of the modernization project, because of the oil, they were being also supported by US UK, तो अच्छे रिलेशंस बने रहेंगे। 1953 में प्राइम मिनिस्टर को, ईरान के प्राइम मिनिस्टर को डिपोज करने का मेजर कारण यही माना गया था कि वो ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज करना चाहते थे, मतलब ईरान की सरकार के कंट्रोल में लाना चाहते थे, जो यूएस, यूके, फ्रांस ये नहीं होने देना चाहते थे। अल्टीमेटली ईरान के साथ इजराइल ने दोस्ती इस प्रकार की कि क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, टर्की वाज आल्सो बीइंग डेवलप्ड एज अ सेकुलर स्टेट, ईरान वाज आल्सो अंडर शाह। सो इजराइल ने नॉन अरब नेशंस का अलायंस बनाना शुरू किया जिसमें टर्की और ईरान इसके दोस्त बनते हैं। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ईरान, इजराइल, टर्की वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, और इसको अलायंस ऑफ पेरिफेरी बोला जाता था। अब इसके बाद आप देखोगे कि बहुत कोऑपरेशन होती है ईरान और इजराइल के बीच में। इनफैक्ट मैं न्यूक्लियर वाले एस्पेक्ट पे आगे आने वाला हूं। तो न्यूक्लियर एस्पेक्ट में यूएसए वाज द कंट्री जिसने सबसे पहली बार सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन की ईरान के साथ। इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो आज वही यूएसए जो ईरान के न्यूक्लियराइजेशन को रोकना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वही वो कंट्री थी जिसने सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन की। तो ऑयल की परचेजेस इजराइल करता गया ईरान से 1980 तक। इट परचेज्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान। वहीं खुद वो वेपन्स और एग्रीकल्चर में ईरान की हेल्प करता गया। लेकिन 1979 में सारी कहानी पलट गई। इन 1979, led by Islamic theocratists, there was a revolution that was carried out in Iran, and that revolution is called the Iranian Revolution of 1979, जिसमें शाह को रिमूव करने के लिए, शाह को डिपोज करने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति लाई जाती है। कहा जाता है कि रशियंस का भी इसमें हाथ था कि बिकॉज एज यू नो ग्रेट पावर गेम चल रही है ईरान के अंदर, तो इसको सपोर्ट करने में रशियंस का भी कुछ छिपा हुआ some contribution might have been there. Anyways, what happens is कि Iran completely changes the nature of its polity. From a democracy which is ruled by a monarch, it converts into a theocracy in 1979, which is ruled by supreme leader Khomeini, Ayatollah Khomeini.
तो अब क्या हो गया, ऑब्वियसली जैसे ही ये हुआ, दिस पर्टिकुलर regime change was targeted against the western powers. तो अब यूएस सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, वेस्टर्न यूरोप सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, बट इसके साथ साथ इजराइल भी बहुत बड़ा दुश्मन बना. Reason was simple. Anything that was associated with the previous regime, where the previous regime was helped by Israel by USA, वो सब अब तोड़ना है और नई हिस्ट्री लिखनी है. तो 1979 से एंटी इजराइल स्टांस आयतुल्ला ने अडॉप्ट किया. सारे ऑफिशियल रिलेशंस इजराइल से कट ऑफ कर दिए. ये डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल इज जस्ट अ सेटन, शैतान का एक रूप है. उसको लिटिल सेटन बोला. यूएसए बड़ा शैतान है, ये छोटा शैतान है, ऐसा बोल दिया. और इजराइल की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि यहां तो भाई पैलेस्तीन हमारे जो मुस्लिम भाई है वो रहेंगे. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन एक्चुअली दिस पर्टिकुलर कंफ्लिक्ट वॉज कंप्लीटली रिलीजियाइज्ड. पहले क्या था, एथनिक ग्रुप्स के बीच में, अरब वर्सेस ज्यूज, ये थी लड़ाई. मुस्लिम वर्सेस ज्यूज वॉज प्रोमिनेंटली आफ्टर दिस पर्सन टुक पावर. तो ये वाला जो कन्वर्जन है इस लड़ाई के नेचर का, वो देखने को मिलता है. इवन देन जब ये होता भी है तब भी इजराइल मिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ आर्म्स बेच रहा था ईरान को, क्योंकि उसे लगता था अभी भी हम अपने रिलेशंस अगर सही रखेंगे ईरान के साथ तो हम अरब नेशन से, अरब कोलिशन से लड़ सकते हैं. सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, इनसे लड़ाई हम कर सकते हैं. दैट इज वाई इट इवन हेल्प्ड ईरान ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट. बट फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड्स सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई, क्योंकि 1980 से शुरू हुआ प्रॉक्सी वॉरफेयर का सिलसिला. प्रॉक्सी वॉरफेयर का मतलब है कि जब दो देश डायरेक्टली आपस में नहीं लड़ते, लेकिन अलग अलग जगहों पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपनी मिलिशियाज जनरेट करते हैं या दूसरी कंट्रीज को लड़ने में मदद करते हैं, सपोर्ट देते हैं, जो ओपन नहीं होता. What happened is 1980s में दो संस्थाएं देखने को बनती हैं. एक है हमास, और आई विल नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हमास एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिजबुल्लाह. आप बता दीजिएगा अगर आप वीडियो चाहते हैं, हमारी टीम इस पे काम कर सकती है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हमास वाज डन इन 1987 एंड दिस अगेन इंटेंशन, पर्पस क्या है कि ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को तो इजराइल से मुक्त करना ही चाहते हैं, पूरा पैलेस्तीन टेरिटरी को हटाना चाहते हैं. सो जब ईरान ने ये ठान लिया कि डेथ ऑफ इजराइल और एंडिंग इजराइल एज अ स्टेट इज आवर ऑब्जेक्टिव, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया कुछ ग्रुप्स को, जिसमें से एक था हमास, जो पैलेस्तीन की गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता था, और इसने इजरायली सोल्जर्स पे हमले करने शुरू किए. वहीं दूसरी तरफ याद करो, नॉर्थ में था एक कंट्री लेबनान. नॉर्थ में एक कंट्री था लेबनान. ये तो लेबनान के अंदर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही एक्टिव थी, यहां से इजराइल पे हमले करती थी. अब कुछ समय बाद 1980s के अंदर जब लेबनान के अंदर खुद के अंदर एक सिविल वॉर आता है, वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है, तो व्हाट ईरान स्टार्ट्स डूइंग, ईरान स्टार्ट्स फंडिंग some militias in southern Lebanon. These militia then come to be known with the name of Hezbollah. इनको नया नाम मिलता है हिजबुल्लाह. ठीक है, तो हिजबुल्लाह की जो सेना है उसका भी यही प्रथम टारगेट है कि हमने इजराइल को खत्म करना है, समाप्त करना है. ये दोनों अपने पॉलिटिकल विंग अलग चलाते हैं और आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड विंग्स को अलग चलाते हैं. ठीक है, सो many of them have been part of the parliament, part of the politics also. At the same time, there is a wing which carries out military attacks. Because both of them were funded by Iran, now Israel will not cooperate, because a series of targeted killings happens. 1992 में अर्जेंटीना में इजराइल की एम्बेसी को बॉम्ब किया जाता है हिजबुल्लाह के द्वारा, which is ultimately Iran's proxy. जूइश सेंटर अर्जेंटीना में वंस अगेन 1994 में एक जूइश सेंटर को बॉम्ब किया जाता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं. इन रिटर्न नाउ इजराइल विल आल्सो स्टार्ट टेकिंग टारगेटेड किलिंग्स वेरी सीरियसली. एनीवेज, द सीक्वेंस ऑफ टारगेटेड किलिंग्स कैन बी डिस्कस्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट व्हाट वी नीड टू डिस्कस कि आज के समय पे ये न्यूक्लियर क्राइसिस क्यों आई है और इसके पीछे क्या है. आई विल मूव ऑन टू दैट. जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारा जो
GS 2026 का फाउंडेशन बैच है, शेखर टू शिखर बैच है, उसमें अगर आप एनरोल करते हो तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू स्टेज तक कंप्लीट हैंडहेल्ड सपोर्ट मिलेगा और फैकल्टी की मेंटरशिप के और गाइडेंस के अंदर आप यहां काम करेंगे। तो इंटरेस्टेड है तो जरूर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.sleepyclasses.com। अब ये न्यूक्लियर इशू कहां से आया, ये तो हमें पता चल गया कि वेयर वाज दैट पॉइंट व्हेन इजराइल एंड ईरान डाइवर्टेड एंड दे डाइवर्टेड टू सच एन एक्सटेंट कि वो प्रॉक्सीज के थ्रू एक दूसरे के खिलाफ लड़े जा रहे हैं, जहां पे इजराइल अब अटैक करने लगा है ईरान एम्बेसी, ईरान की साइंटिस्ट वगैरह पे, और ये अटैक करने लगा है थ्रू हिजबुल्लाह, थ्रू हमास ऑन इजरायली सोल्जर्स। बट द न्यूक्लियर एस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। 1957 में मैंने आपको पहले ही कहा, द गुड ओल्ड डेज जहां पे दोस्ती हुआ करती थी, मित्रता हुआ करती थी, तब एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के अंदर आइजनहावर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट साइन किया ईरान के साथ और ईरान को साइन करवा दिया एनपीटी। 14 इयर्स लेटर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ईरान को साइन करवा दी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेन पर्पस क्या था कि 1967 से पहले पहले तक जो देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना चुके थे, those who had not made nuclear weapons, they were non-nuclear weapon states, और जो बना चुके थे उनको बोल दिया गया न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। बिफोर 1967 रशिया, यूएस, यूके, चाइना एंड फ्रांस हैड क्रिएटेड न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वालों के लिए तो वहां पे पॉज लग गया कि ठीक है, आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो ठीक है। जो भी एनपीटी साइन करता था उसको उस एग्रीमेंट में कहा जाता था कि आप वेपन्स के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। सो देयर वाज अ स्टॉप दैट वाज क्रिएटेड, दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की। लेकिन उस वक्त क्योंकि ईरान दोस्त था, उसने साइन कर दी मजे मजे में, और उसने रेटिफाई भी कर दी 1970 में अपनी मजलिस, अपनी पार्लियामेंट से, मतलब कंफर्म करा दिया कि हम एनपीटी के मेंबर हैं। इसी दौरान तेहरान में रिसर्च रिएक्टर बनना शुरू हुआ, बुशेहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट जर्मनी की मदद से बनना शुरू हुआ, और नया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर इस्फहान में बनना शुरू हुआ। दीज आर ऑल द सिटीज नेम जो आजकल न्यूज में हैं और प्लेसेस इन न्यूज के अंदर आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब रेवोल्यूशन आया, जब आयतुल्ला आ गया, उसके बाद पहले तो 10-15 साल तक उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फोकस नहीं किया। उसके दो रीजन थे, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएस के द्वारा फंडेड था, जो भी यूएस कर रहा था, वेस्ट कर रहा था, उसको रोकना था, इंटरेस्ट नहीं था उनका उसको कंटिन्यू करने में। दूसरा, इराक के साथ युद्ध चल रहा था 1980 से लेकर 88 तक, और उस पर ज्यादा फोकस था, सारे रिसोर्सेज वहां लगा दिए गए। अल्टीमेटली यूरेनियम एनरिचमेंट की जहां तक बात है, अभी मैं इसके बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट बता दूंगा, वेपन्स ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट की परसेंटेज होती है 90% के आसपास। ठीक है, बस इतना समझ लो यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आप धर्मेंद्र सर की क्लास में समझ सकते हो, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस पे बनाए। अल्टीमेटली अगर आप सिविलियन एप्लीकेशन के लिए यूरेनियम को एनरिच कर रहे हो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर, तो 60% की भी जरूरत नहीं है आपको, उससे नीचे पे काम चल सकता है। ठीक है, लेकिन 90% के आसपास करोगे, इसका मतलब आप वेपन बना रहे हो। अल्टीमेटली जो भी एनपीटी साइन करता है, जो भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करता है, दे विल ऑब्वियसली बी हेल्ड अकाउंटेबल अंडर सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहां पे चेक कर सकती है कि कहीं 90% यूरेनियम तो नहीं एनरिच किया जा रहा। अब अल्टीमेटली 1979 से लेकर 1995 तक इस पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है। 1995 में रशिया इनफैक्ट ईरान को ऑफर करता है कि आपका जो वेस्ट जर्मनी वाला न्यूक्लियर प्लांट था हम आके पूरा कर देते हैं। मीनवाइल बाय 2002 एंड 3 वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगता है कि ईरान तो नटांज इलाके में अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, और इस यूरेनियम एनरिचमेंट में उन्होंने चाइना के डिजाइन्स, पाकिस्तान के डिजाइन्स, रशिया की एक्सपर्टीज, इक्विपमेंट डिजाइन्स की मदद ली थी। और जब ये एक्सपोज होता है, तेहरान मान जाता है इस बात को कि वी वर टेकिंग ओवर सम एनरिचमेंट पर्पस बट वी विल स्टॉप इट, हम उसको रोक देंगे, सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो कहती हैं आप एनरिचमेंट सस्पेंड करो। एनरिचमेंट सिंपल पर्पस क्या है, बॉम्ब बनाना, इतना समझ लो अभी आज के लिए।
2006 में ईरान कहता है कि हम दोबारा एनरिचमेंट स्टार्ट करेंगे क्योंकि सरकार बदल जाती है। तो रेजीम चेंज, सरकार बदलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के मामलों में। और 2006 ऑनवर्ड्स जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं, चाहे वो यूएस है, यूके, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, वो सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है ईरान पे। सैंक्शंस के अंदर इतना इकोनॉमिकली क्रिपल हो जाता है ईरान, और रिजीम दोबारा चेंज होती है, वहां पे सरकार दोबारा चेंज होती है। तो इसीलिए 2009 तक आते आते, 2009 से लेकर 12 तक बैक चैनल नेगोशिएशंस या सीक्रेट नेगोशिएशंस चलती है ओबामा और ईरान के बीच में। मीनवाइल 2010 में क्योंकि ईरान मान नहीं रहा था, इसलिए साइबर अटैक करवा दिया जाता है वहां की सेंट्रीफ्यूजेस के ऊपर। सेंट्रीफ्यूज वो जगह होती है जहां एनरिचमेंट किया जाता है यूरेनियम का। तो 2010 में यूएस और इजराइल अपेरेंटली एक वायरस बनाते हैं और साइबर अटैक करवा देते हैं वहां की सेंट्रीफ्यूजेस पे। और इसके बाद सिलसिला शुरू होता है साइंटिस्ट की टारगेटेड किलिंग का। इजराइल कैरीज आउट टारगेटेड किलिंग्स ऑफ साइंटिस्ट हु आर इन्वॉल्वड इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2012, 2018, 2020, 22, 24 इस पूरे कार्यकाल में कम से कम 8 से 10 साइंटिस्ट जो हैं वो टारगेटेड किलिंग्स का शिकार बनते हैं, अलेजिडली बाय इजराइल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इजराइल डिनाइज, ठीक है, लेकिन ये मुस्तफा अहमदी रोशन, इसके अलावा और बहुत सारे जो आपके साइंटिस्ट हैं, 2020-22 में आते आते आपके ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन शुरू हो जाती। तो टारगेटेड किलिंग्स, टारगेटेड बॉम्बिंग्स, वहां हमास, इधर हिजबुल्लाह, कितना कुछ चल रहा है जिससे इजराइल को डील करना है, और ईरान को भी ऑफ कोर्स। 2015 आता है। 2015 में 5 यूरोप के नेशंस, है ना, मतलब 5 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, यूएस, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना प्लस जर्मनी, ये क्या करते हैं, ये लोग एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं ईरान के साथ, जॉइंट कोऑपरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें लिमिट लगा दी जाती है कि कितने केजी यूरेनियम आप माइनिंग करोगे, कितना परसेंटेज आप एनरिच करोगे, सब लिमिट लगा दी जाती है। फिर 2018 में इजराइल की एजेंसीज कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज निकाल के ले आती है और कहती है कि देखो देखो, आप सबसे छुपाया गया अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में अभी भी एनरिचमेंट थी, एनरिचमेंट का काम हो रहा था, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ईरान सीक्रेटली चलाया जा रहा है। तो 2018 में ट्रंप विड्रॉ कर देते हैं इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से। अल्टीमेटली 2020 में नतान्स के ऊपर अटैक होता है। 2020 में मिलिट्री साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को असैसिनेट कर दिया जाता है बाय एन ऑटोमेटिक गन। 2021 में नटान्स पे एक और साइबर अटैक होता है। तो अब ये छोटे मोटे अटैक तो चल ही रहे थे ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ ना सके। अल्टीमेटली ये खबर आती है कि यूरेनियम 60% एनरिच ईरान कर चुका है, एंड इस वजह से नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज विच कैन बी टारगेटेड। फोर्डो में अंडरग्राउंड है, इस्फहान है, अर्डकान है, बुशेहर जिसका मैंने बताया सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, बट एनरिचमेंट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। 2023 के बाद से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये राइज करती है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2023 में हमास अटैक्स इजराइल एंड इजराइल स्टार्ट्स द रिवर्स ऑपरेशन। यू नो दैट हमास एंड हिजबुल्लाह आर कंसिडर्ड एज प्रॉक्सीज फॉर ईरान। दैट इज व्हाई इजराइल ईरान पे भी हमले शुरू कर देता है। इजराइल चहरमहल से बख्तियारी की जो गैस पाइपलाइन है उस पे हमला कर देता है। इजराइल अपेरेंटली ईरान की एम्बेसी पे जो सीरिया के अंदर है उस पे अटैक कर देता है। इजराइल हमास के लीडर को तेहरान में असैसिनेट कर देता है और हिजबुल्लाह के लीडर को, हसन नजरल्लाह को असैसिनेट कर देता है। सो ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन, ईरान विल ऑब्वियसली हैव टू बियर द ब्रंट, बट अल्टीमेटली आप ये देखते हो कि जून 2025 में इस सिनेरियो आता है। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इसके ऊपर कुबेर सर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा एक बार। अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, ये तो हमें पता ही होता है कि कोई परमानेंट फ्रेंड एंड फो नहीं, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग होता है कि हमें हमेशा हेजिंग करनी चाहिए रेजीम चेंज के कंटेक्स्ट में। हम अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर रेजीम के अंदर, तो कल को अगर वो रेजीम बदल जाती है तो हमारे साथ गड़बड़ भी हो सकती है। ये चीज बांग्लादेश में देखी गई,
ये चीज मालदीव्स में देखी गई। और भारत भी शायद समझता है कि ये जो ओवर इन्वेस्टमेंट इनटू द शाह ऑफ ईरान जो यूएस यूके ने कर दिया, उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए मिडिल ईस्ट में आज तक जनरेट करके रखी हुई है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो हमारा मेंस आंसर राइटिंग बूट कैंप एक्टिव है। इसके अंदर आप 100 आंसर्स लिखेंगे, वो सभी मैं इवैल्यूएट करूंगा। आपके साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पर्टिकुलर आंसर्स के अंदर आपको कैसे काम करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसमें से लर्निंग्स इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस जिसकी मैंने डिस्कशन की वो भी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्द।